मुल्क में हमारा इंसाफ का निज़ाम पकड़ सकता या नहीं पकड़ सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे हमारे साथ शानदाना गुलजार खान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद हुसैन साहब और बैरिस्टर अहमद पेंसोता साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, गवर्नमेंट इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है। पेट्रोल और बिजली के बाद आज गैस भी 45% महंगी कर दी गई है। महंगाई का तूफ़ान कंट्रोल से बाहर हो रहा है। गवर्नमेंट सूरत हाल को संभालने के लिए मुआशी एमरजेंसी की तैयारी करी। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सदारत में एक अहम इजलास हो रहा है जिसमें कफ़ायत शुआरी से मुतल्लिक सख्त फैसले किए जाने का इम्कान है। कानूनी महाज पर भी गवर्नमेंट की परेशानियां बढ़ रही हैं। आज FIA ने 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला पंजाब से मजीद तफ्तीश के लिए गिरफ्तारी मांगी है। ताहम अदालत ने 11 जून तक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसी कर दी है। पार्लिमानी महाज पर सदर मुमलिकत और गवर्नमेंट के दरमियान सर्द जंग जारी है। सदर ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल्स पर मंजूरी के बगैर ही ये बिल्स जो हैं वो वापस भेज दिए हैं और नज़रसानी का उन्होंने मशवरा दिया है। साथ ही नैब चेयरमैन की तैनाती के मामले पर गवर्नमेंट के अंदर PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी डेड लॉक की खबरें सामने आ रही हैं। इसी से मुतल्लिक हम सवाल रखेंगे। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। नवीद हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ ताकि कुछ वाज़े हो जाए कि आखिर ये किस तरह की खबरें हैं और कितना रिलीफ मिला है। पहली स्टोरी जो है हम वो कानूनी महाज पर मुश्किलात की बात करेंगे। नवीद साहब, आपको क्या लगता है, प्राइम मिनिस्टर कानूनी महाज पर मुश्किलात का शिकार हैं, महंगाई बढ़ रही है, ये जो 6 दिन का आर्जी रिलीफ मिला है ये अब शहबाज शरीफ साहब अपने मामलात को देखेंगे या आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई स्ट्रेटजी करेंगे? क्या उनके लिए आपको लगता है मुश्किलात बढ़ चुकी हैं? देखिए जी दुआ, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से एक खबर आई थी कि PTI की गवर्नमेंट ने हमें ट्रैप किया। तो सवाल तो यहाँ पे ये उठता है कि जब आपको पता था कि ये एक ट्रैप बनाया जा रहा है और जब माशी सूरत हाल इतनी बुरी थी, आपको पता था कि जो जिस तरह से डॉलर ऊपर जा रहा था और जिस तरह से बाकी माशी इंडिकेटर जो है वो सामने आपके थे, तो आपने फिर इस इंटायर प्रोसेस का हिस्सा क्यों बने? जैसे आज इमरान खान साहब ने अपने जलसे में ये कहा कि अब उनसे हुकूमत नहीं हो रही और बज़ाहिर यही है, बज़ाहिर यही लगता है कि हुकूमत चीज़ें इनके हाथ में नहीं आ रही। डॉलर जिस तरह से डॉलर ने फ्लाइट पकड़ी है 200 तक पहुंचा, अभी थोड़ा नीचे आया हुआ है। फिर जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी है, फ्यूल प्राइसेस यानी ऑलमोस्ट 60 रुपये ऊपर चली गई हैं। और फिर उसके साथ साथ आप देखें कि जो बिजली का आपकी जो पावर टैरिफ में जो इंक्रीज़ किया गया और कल जो जैसे आपने कहा गैस की कीमतें बढ़ी हैं, तो अवाम को रिलीफ तो नहीं मिला। ये लग रहा था कि PTI जिस तरह से भी एक चल रहा था, एक सिलसिला चल रहा था और इतनी बुरी सूरत हाल नहीं थी जो अभी नजर आ रही है। जो आपने लीगल बैटल की बात की, आज जैसे FIA ने जो है वो जब कोर्ट ने पूछा FIA से कि आप इनकी गिरफ्तारी चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज शरीफ की, तो उसमें FIA ने कहा कि जी बिल्कुल हम उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं ताकि तफ्तीश आगे बढ़ सके। अब चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे मेरा अपना जो मैं खुद बिलीव करता हूँ वो ये था कि शुरू से ही मॉरली हाई ग्राउंड पे होते शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब। आई एम श्योर PMLN की इस जमात के अंदर बहुत सारे और काबिल लोग हैं, वो वजारत आला और वजारत उज़्मा के मनसब पे बैठने के काबिल वो थे और इनके लिए मॉरल हाई ग्राउंड ये होता है कि ये केसेस का सामना करते, जैसे इनके वकला कह रहे हैं या ये खुद कह रहे हैं कि ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं तो इनको इन केसेस का सामना करना चाहिए था और इन द मीन टाइम जो भी है इनकी पार्टी से कोई और जो है इन दोनों ओहदों पे बैठ सकता था। तो मेरे ख्याल में मामलात जो है वो इनके लिए परेशानियां मजीद बढ़ रही हैं।
सही है, आप कह रहे हैं कि जाहिर है गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि पीटीआई ने ट्रैप किया। अगर मुआशी सूरत हाल की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आईएफ के साथ इनका जो मुआहदा था उसमें बड़ी सख्त शराइत थी जो हमें भुगतना पड़ रहा है। शानदाना साहबा, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। अब जो सूरत हाल है इस वक्त, जैसे नवीद साहब कह भी रहे हैं कि अब सीएम और पीएम की गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं, 6 दिन का आर्जी रिलीफ मिला है, एफआईए ने कहा है कि गिरफ्तारी होगी तो मज़ीद तफ्तीश होगी। ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि ये जो अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, एकदम मज़ीद बड़ा तूफ़ान आ गया है महंगाई का, इसको कंट्रोल कर पाएगी गवर्नमेंट? शुक्रिया दुआ बीबी। देखिए, आपने बहुत वो कहते हैं यू हिट द बुल्स आई, आपने ऐसा सवाल पूछा है कि ये इस सारे मसले की दिल पे जाके लगता है। जब हुकूमत आई थी पीटीआई की 2018 में, तो एक केयर टेकर होके गया था बीच में, 3 महीने केयर टेकर था। अगर आपको याद है उससे पहले ये अपनी मुद्दत पूरी कर चुके थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी जब आई थी वो अपने मुद्दत पूरी करके गई थी। तो हर हुकूमत अपने ही आमाल के लिए जिम्मेदार थी, अच्छे थे या बुरे थे। अगर अच्छे काम किए तो क्रेडिट उनको जाता है, बुरा किया तो उनके पे नफी हो जाता है। अब प्लान ये ऐसा करते हैं, और जो इंटरेस्टिंग बात है कि यही लोग हमारे साथ पार्लियामान में 3.5 साल बैठे रहे। इनको एग्जैक्टली पता था कि पीटीआई हुकूमत क्या कर रही है, कौन से बिल्स पास हो रहे हैं, कैसे पास हो रहे हैं। आईएमएफ के साथ हमने अपना प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया है। तो फिर इनका जवाब कंप्लेन करने के लिए या पीटीआई पे इसका ब्लेम डालने के लिए ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए ख़त्म हो जाता है कि अगर ये हमारे गांव में जो कॉमन सेंस लोग बात करते हैं ना कि जी मियाँ बीवी की लड़ाई में पराया आ गया कि जी मैंने ज़रा इधर इंसाफ करना है। आवाम और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान मसला था, महंगाई थी, मेन इशू तो महंगाई का ही था ना, महंगाई मुकाम मार्च। तो अगर ये लोग हमारी हुकूमत अगले अक्टूबर तक चलने देते और हालात ऐसे ही रहते, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि हमारी हुकूमत अक्टूबर 2023 में आ सकती थी? कभी भी नहीं। लेकिन याद रखें कि जो चीज़ की बुनियाद पाकिस्तान के अवाम और उनके फैसलों के खिलाफ होती है, पुरखुलूस नहीं होती और बदनीयती पे मबनी होती है, फिर ये उल्टा हो जाता है सारा। अगर आपको याद है उस जमाने में, बल्कि एक साइंटिफिक काम भी हो सकता था, जिस तरह मेरे कॉलीग ने बताया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम है उनमें अच्छे साफ सुथरे काबिल लोग हैं, खानदानी लोग हैं, जिन पर आपके केसेस नहीं हैं। आप किसी और को लीडरशिप दे देते, फिर भी शायद, या जो काबिल लोग हैं, जो मंजे हुए लोग हैं, जो हमें पता है कि उनकी एक हिस्ट्री है, वो आगे आ जाते। ये सब अपने रिश्तेदारों को आगे ले आए हैं। तो आप फिर मुझे बताएं कि ये जमहूरियत के लिए कि मौरूसियत के लिए। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देती हूँ। जरदारी साहब अपना बेटा ले गए आ गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान अपना बेटा ले गए हैं, अकरम दुरानी अपना बेटा ले आए हैं, मियाँ साहब ने तो हैट्रिक कर दी है, अपना भाई, अपना बेटा और अपने बेटी का जो ससुर है। तो आप मुझे बताएं, ये मौरूसियत के लिए सारा हुआ कि ये जमहूरियत के लिए हुआ? और मैंने हर टीवी शो में कहा है कि देखिए, हर फौजी का बेटा फौजी होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, बट जिस दिन आर्मी चीफ का बेटा आर्मी चीफ बन गया, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। सिंपल इज दैट। सही ठीक है। मैं आपने 2-3 ऐसे सवाल रखे हैं, निहाल हाशमी साहब से की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले बैरिस्टर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करूंगी आपको बैरिस्टर साहब अपने शो में। आपके ख्याल में, अब क्योंकि जाहिर है कानूनी तौर पर आप समझते हैं, ये पीएम हैं, एक बड़े सूबे के सीएम हैं, 6 दिन का आर्जी रिलीफ मिला है, अब कानूनी ग्राउंड पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या आपके ख्याल में एक बड़ा सवाल नहीं है कि मुल्क के वज़ीर आज़म अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? मेरे नज़दीक जो इंटरेस्टिंग सबसे सिचुएशन है वो ये है कि वही एफआईए जो आज से कुछ दिन पहले ये बात कर रही थी कि जी हम इनके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते, हमारे इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत मौजूद नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, वो आज ये कैसे कह सकती है या कह रही है कि हमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब है? मैं समझता हूँ कि देयर इज़ समथिंग फिशी गोइंग ऑन एट द बैकड्रॉप। ये कोई डेफिनेटली सिचुएशन ऐसी है जिसमें कोई, मेरी तो समझ से बालातर है कि इतना ज़्यादा ट्रांजिशनल शिफ्ट सिर्फ एक सो मोटो की वजह से तो नहीं आ सकता। आपने तो तफ्तीश करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और द एफआईआर और द मटेरियल दैट इज़ अवेलेबल बिफोर यू। सेकेंडली, एज अ मॉरल हाई ग्राउंड, आई बिलीव जो प्राइम मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उन दोनों को ये चाहिए था कि टिल सच टाइम कि उनके ये केसेस, क्योंकि इन केसेस की नेचर ऐसी है कि आप इसको कोई पिस्तौल चोरी, गंदम चोरी, हेलीकॉप्टर के मामले से कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव इंपॉर्टेंस बिकॉज ये करप्शन से डील करते हैं, और वो भी ऐसे
एविडेंसेस के बेसिस पर या ऐसी एविडेंस की बेसिस पर जिस पर बाय एंड लार्ज बुनियादी तौर पर ये कहा जा सकता है कि आपके खिलाफ रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। और वो रीजनेबल ग्राउंड्स आज एफआईए की बात से पक्के हो गए कि जब आपके पास रीजनेबल सस्पेशन या ग्राउंड्स होंगे तो आप अरेस्ट कर सकते हैं। इस पर लॉ भी क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी क्लियर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में दे शुड नॉट हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ सच अ बिग प्रोविंस। बेहतर ये होता कि अपनी जगह किसी और को देते और इन केसेस को निपटा कर आप सामने पेश होते। दूसरा, एक बार बार हर जगह एक बात की जाती है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस। पाकिस्तान का हर केस किसी ना किसी चीज़ से मोटिवेटेड है। गरीब आदमी के खिलाफ जो कंप्लेनेंट है वो भी किसी ना किसी चीज़ से मोटिवेट होकर केस करता है, अगर वो गलत सही की मैं सब बात नहीं कर रहा। ये पॉलिटिकल मोटिवेशन अनलेस इट इज़ प्रूव्ड मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल मोटिवेशन आप अपने मुखालफों के केसेस या किसी के भी केसेस पीटीआई के या किसी के ख़त्म कर दें, ये मेरी समझ से बालातर है। जब एक ट्रायल हो रहा है उस ट्रायल को कंक्लूड कराएं, बल्कि खुद जाके तफ्तीश में शामिल हों और कहें कि जी 15 दिन के अंदर ट्रायल कंक्लूड करें ताकि मैं दोबारा जाके वज़ीर आज़म बन सकूं। ये तो बड़ी इट्स अ वेरी सिंपल सिचुएशन दैट ही शुड हैव फॉलोड। निहाल हाशमी साहब, ऐसा करने से फिर गुरेज़ा क्यों हैं जो बैसर साहब कह रहे हैं? और शानदाना साहिबा ने भी एक दो बातें की हैं, बड़ी वैलिड हैं। अगर इस तरह के केसेस थे, उनको क्लियर किए बगैर ही एक मुल्क का पीएम और एक बड़े सूबे का सीएम, आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा एक अनहोनी सी बात है? अगर केसेस ये आगे चलते हैं, गिरफ्तारी होती है, तो फिर सवाल उठता है कि क्या होगा इस मुल्क का? फिर आपका फोकस कहाँ पर होगा? आवाम को रिलीफ देने में या फिर अपने कानूनी महाज पर इस जंग को लड़ने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबकी बात को गौर से सुना। देखिए, जो केस है, जो इसके फैक्ट्स हैं, बैरिस्टर साहब विल नैरेट। मैं चूंकि क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसी केस को जब एनसीए के पास भेजा गया, उन्होंने 2 साल इसकी तफ्तीश की और फिर कहा दे आर नॉट गिल्टी। इसी केस को वापस आके शहजाद अकबर साहब के तवस्सुस से भेजा जाता है नैब में। 22 महीने जेल में रहते हैं शहबाज साहब, 22 महीने, ऑलमोस्ट 2 इयर्स। और हमजा भी रहते हैं। वो कहते हैं केस में कुछ भी नहीं है। उसी केस को फिर इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया एंटी करप्शन के पास। अब जुरिस्डिक्शन एफआईए की है, और जैसा बैरिस्टर साहब ने कहा, एफआईए ने कहा कि जी इस केस में कुछ भी नहीं है, हमें ये केस प्रोसीड नहीं करना है। अब आइए, जो आज के जलसे में इमरान खान साहब ने कहा कि जी, मैंने सुनी उनकी तकरीर, उन्होंने कहा जी कि आज उनका फैसला हो जाना था सदा। तो भाई, आप वकील तो नहीं है, बैरिस्टर साहब बताएंगे कि अभी चार्ज फ्रेम के लिए रखा गया था। इससे पहले सिर्फ कॉपी सप्लाई की जाती। चार्ज फ्रेम होने के बाद गवाहान आते हैं, गवाहान के बाद सारे प्रोसेस होता है दोनों तरफ से। प्रोसिक्यूशन विटनेस भी आते हैं, डीडब्ल्यू भी आते हैं, फिर एक स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होता है, फिर फाइनल आर्गुमेंट पे होता है। बड़ा लंबा प्रोसीजर्स होता है। और जो नैब का तरीका है उसमें तो सालों चालान नहीं जमा हो पा रहा होता है। तो फिर इस तरह के अगर पब्लिक गैदरिंग में खड़े होकर इमरान खान साहब तकरीर करें, भाषण दें, तो फिर वो सादिक और अमीन की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं या ये बता रहे हैं कि उनको उनके इल्म में नहीं है। 3.5 साल संदाना साहब कह रही थी कि तफ्तीश चाहिए। 3.5 साल आपके पास था वक्त। 3.5 साल में ना आप तफ्तीश कर सके, ना आपने चार्ज फ्रेम किया, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहे। माँ सिवाय एक काम किया, चोर और डाकू कहने के दूसरा कोई काम नहीं किया। तो निहाल साहब, वो ये भी कहते हैं कि आपने बड़ी जल्दी कर दी तहरीके अदम एतमाद लाने में। अगर उन्हें वक्त मिलता तो वो ये महंगाई इस वक्त इस तरह ना होती जो इस वक्त लोग फेस कर रहे हैं। और ये कानूनी चीज की आखिरी चीज मैं बता दूं जी, बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क में 2 अदालतें 2 हुकूमत चल रही है। एक हुकूमत चला रहा है सो मोटो जो है वो चला रहा है, और एक हुकूमत जो है पार्लियामेंट के जो आइन और कानून और दस्तूर की वो चला रहे हैं। बदकिस्मती से पावर्स कुछ ज्यादा दे दिए गए हैं सो मोटो वालों को, और वो हर चीज पे अगर मुदाखलत करेंगे तो कोई मुल्क, मैं अब ये बात कहने पे मुझे कोई नहीं रोके कि सिर्फ चंद लोग ही आइन नहीं तोड़ते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन जो है वो हर जगह से हो रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन, और हर कोई कहता है कि मैं कानून से बालातर हूं, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहीखा हूं। असल में होना ये चाहिए कि जिसकी जो डोमेन है, जो जुरिस्डिक्शन है, यकीनन अगर कोई मुजरिम है उसको सजा मिलनी चाहिए। करप्ट है उसको आप ये करें, जो एफआईए करे, नैब का काम नैब करे, अदालतों का काम अदालतें करे, अदालत हुकूमत का काम ना करे। फिर एक काम करे, पार्लियामेंट को लपेट दे,
और जो हमारी बेंच है वो इस मुल्क के सारे मामलात को चलाए। लेकिन ये सवाल तो फिर होते रहेगा ना निहाल हाशमी साहब, जाहिर है आपको कानूनी महाज पर बहुत सारे मुश्किलात का शिकार हैं, तो लोगों को कैसे रिलीफ देंगे? जिस बुनियाद पर महंगाई मार्च हुआ, गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गई, आप लोग इक़्तिदार में आए, अब लोगों, सवाल तो हमारा तो यही है, हम तो लोगों की बात करेंगे, आवाम की बात करेंगे, तो उनको कैसे रिलीफ मिलेगा? अब क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी? इमरान खान साहब कहते हैं आपने महंगाई का पहला हुक्म अमेरिका से लिया है, तो ये तो फिर एक और तरह की डिबेट है। सुन लेना, तो आपके इल्म में तो होगा जो IMF में शौकत तरीन साहब ने दस्तखत किए हैं, उसमें क्या कहा कि हम पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाएंगे, कहा है ना? उन्होंने कहा है नहीं? अगर नहीं कहा है तो फिर मुझे कहते हैं, मैं आपसे माफी मांगने को तैयार हूं कि मैं झूठ इल्जाम लगा रहा हूं। मैं झूठ नहीं लगाऊंगा, मैं एक वकील हूं। विदाउट एविडेंस आई कांट गो फर्दर। तो मेरे पास ये एविडेंस है, आज सोशल मीडिया पे चल रहा है कि दे हैव साइन द डॉक्यूमेंट। अब साजिश कह रहे हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों लाया? इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया कि रियासत खतरे में थे। हमने अपनी मकबूलियत, अपने वोट, अपने सपोर्ट, सारी चीज एक तरफ किया। अगर हम भी पीछे हट जाएं तो पाकिस्तान की रियासत को डिफॉल्ट होने से कौन बचाएगा? इमरान खान तो कहीं और जाके पनाह ले चुके हैं। पाकिस्तान के निज़ाम को तो चलना है ना, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को तो चलना है, पाकिस्तान के मशीनरीज को तो चलना है, पाकिस्तान के इदारों को तो चलना है, पाकिस्तान के मईशत को तो चलना है। अगर हम ना करें, हमें मालूम है कि ये ठीक नहीं है, हमें मालूम है, हम भी गरीबों में रहते हैं, हम खुद गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें पता है। हमारे घर में भी इस बात पे चिक चिक होती है कि कौन गाड़ी में पेट्रोल कम ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कौन कम कर रहा है, बिजली के पंखे चलाना बंद करो, ठीक है ना, ये हमें पता है। मगर ये भी हमें पता है कि सबसे पहले मेरा मुल्क, मेरी माँ, उसको अगर डिफॉल्ट हो जाए, वो अगर डिफॉल्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो हमारी हर चीज रुक जाएगी। आपको पता है ना, फिर पेट्रोल 400 से 500 पे आएगा। जब आप इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, आपकी वो LC नहीं खुल सकेगी, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, आपकी चीजें। मुझे ना ब्रेक की तरफ जाना है, मैं ब्रेक से वापस ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि आपके पास अब क्या स्ट्रेटेजी है? आप अपने मामलात से निपटेंगे या आवाम को रिलीफ देंगे? यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो कानूनी मुश्किलात हैं उनके हवाले से। और ज़ाहिर है जो महंगाई का तूफ़ान है उससे आवाम मुश्किलात का शिकार है। बिरसा साहब, एक तो आप निहाल हाशमी साहब को जवाब देना चाह रहे थे, दूसरा साथ ही मैं एक सवाल भी रख देती हूँ, अब लीगल ग्राउंड्स क्या हैं शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के पास? मैं जी बिल्कुल, चूँकि निहाल हाशमी साहब मैं बिल्कुल हमारे सीनियर भी हैं, पोलिटिकल वर्कर भी हैं, बड़ी उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ, लेकिन एक ऐसी बात हुई जिसकी मेरी मौजूदगी में हुई, तो आई थिंक एटलीस्ट मैं अपने आप को ज़रूर डिसोसिएट करना चाहूँगा। देखिए, सुओ मोटो की तरफ रेफ़र किया गया और कहा गया कि उनको अपने आईनी दायरा कार में रहना चाहिए, और ये सारी इन सब बातों से मैं बिल्कुल इख्तलाफ करूँगा। मैं समझता हूँ कि जुडिशरी आर्टिकल 68 के तहत हमारे पास इजाज़त नहीं है उनको कमेंट करने की, पार्लियामेंट के अंदर भी वैसे भी। अदरवाइज़ फिर हम कंटेम्प्ट के दायरे में जैसे कहते हैं वी कैन बी टेकन इनटू दैट। आप बिल्कुल फेयर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये बात कहना कि वो अपने दायरा कार से बाहर है। इस वक्त हमारे जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट वी एवर हैड, और जब तक तो वो स्पीकर्स की रूलिंग का फैसला आया था तब तक तो उनके दायरा इख्तियार भी ठीक थे, उनके सारे दायरे भी ठीक थे। अब चूंकि 63A के बाद अचानक प्लान में एक वलवला मच गया है और बहुत सारी और बातें, तो मैं समझता हूँ कि जुडिशल डिसीजंस को हमें रिस्पेक्ट करनी है। फेयर कमेंट हम ज़रूर कर सकते हैं, बट वो फेयर कमेंट इस हद तक कभी भी नहीं जाना चाहिए कि हम कंटेम्प्ट में डेल्व करें। और हाशमी साहब तो ऑलरेडी इस चीज़ को फेस कर चुके हैं, तो आई थिंक उनको तो और भी ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। लेकिन चूंकि मेरे सीनियर है, मैं चाह रहा था कि मैं ज़रूर अपने आप को इससे डिसोसिएट करूँ स्टेटमेंट्स। जी, मैं 7 सवाल भी आपके सामने रखा था बिरसा साहब कि अब शहबाज शरीफ साहब के पास और हमजा शहबाज के पास क्या लीगल ग्राउंड्स हैं? देखिए जी, पहली तो बात ये कि हमजा शहबाज साहब के पास और शहबाज शरीफ साहब के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, और मैं निहाल हाशमी साहब की मेजॉरिटी ऑफ द बातें ट्रायल की हद तक एग्री करता हूँ कि उनको अंदर रखा गया, ट्रायल बड़ा लंबा चलाया गया। आप सबसे पहले खुद जाएं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं पर भी, या ट्रायल कोर्ट में चले जाएं और जाके कहें जी मेरा चार्ज फ्रेम करें और मेरे ऊपर केस को ख़त्म करें। आज चौथी या पांचवी पेशी कि आप खुद नहीं पेश होते कि जी मैंने चार्ज फ्रेम नहीं करवाना, और अजीब अजीब किस्म की जो वजूहात देते हैं। आपकी जगह कोई और क्रिमिनल हो, उसके पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। आप एक मुलजिम हैं, हमारे वज़ीर आज़म है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा वज़ीर आज़म रिगार्डलेस ऑफ विच पार्टी इज ही फ्रॉम कि उसके ऊपर इतने सीरियस चार्जेस हों। बेशक ये केस गलत या सही है, ये तो जब तक डिसीजन नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसको जाके फेस करें, उसको डिसीजन लें। अगर डिसीजन खुदा
खुदा खास्ता खिलाफ आता है आप उसको चैलेंज करें। एटलीस्ट नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज साहिबा ने तो फेस किए हैं ट्रायल्स और इस चीज़ को चैलेंज किया है। शहबाज शरीफ साहब क्यों उस चीज़ से कतरा रहे हैं? उसको फेस करें और कहें कि मैं प्रेसिडेंट सेट करता हूं। अगर हजरत उमर की हम एग्जांपल देते हैं और कहते हैं कि उनसे सवाल किया जा सकता है अबाउट हिज क्लॉथ दैट ही इज वेयरिंग, तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ये कैसे कह सकते हैं कि मैं मुल्क में नहीं हूं, मैं सरकारी दौरों पर गया हूं? कोर्ट शुड बी हिज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, and for that matter इमरान खान, for all others, court should be the first responsibility वहाँ पेश हों। अपने आप को देखें, मैं निहाल हाशमी साहब और बाकी लोगों को तो अदालतें जो हैं वो सजाएं भी दे सकती हैं, बुला भी लेती हैं और हमें पेश भी होना पड़ता है। तो ये फैसिलिटी फिर इन लोगों के लिए क्यों है जो बाकी हैं? ये भी कॉमन सिटीजन की तरह पेश हों और इसको फेस करें। ठीक है शानदाना साहिबा, आपने तो पहले ही कहा कि और बड़े लोग थे जमात में जो कि सीएम और पीएम हो सकते थे। ये तो चले मान लेते हैं वीक गवर्नमेंट है, और लेकिन ये इनका भी यही कहना है कि आपकी वजह से ये इस वक्त इन्हें तारीखी महंगाई करनी पड़ रही है। आपने बड़े कमज़ोर मुआहदे किए IMF के साथ, लेकिन अब जो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च में ताख़ीर कर रहे हैं, कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आते हैं। क्या जो इस वक्त PMLN मौजूदा हुकूमत के रहनुमा कहते हैं कि आप पहले लॉन्ग मार्च की नाकामी की वजह से अगला लॉन्ग मार्च प्लान नहीं कर पा रहे? क्योंकि इन्होंने भी तो आपके खिलाफ महंगाई मार्च किया था। अगर इमरान खान साहब को इदराक है महंगाई का, वो समझते हैं कि इस वक्त आवाम तकलीफ में है, तो वो फिर कंफ्यूज क्यों नज़र आ रहे हैं अपने फैसलों में, अपने मार्च की तारीख देने में? शुक्रिया दुआ बीबी। दो तीन बातें देखें, निहाल साहब ने भी बहुत सारी बातें की मेरे कॉलीग्स में, तो अगर आप इजाज़त दें मैं दो तीन पॉइंट्स को क्लैरिफाई करके फिर आपके सवाल का जवाब देती हूँ। आपका सवाल बहुत ज़रूरी है। उस दिन अयाज मीर साहब ने दुनिया टीवी पे एक बात कही कि जब आपको शक हो ना, जब आप घर में कभी मुलाजिम हायर करते हैं पाकिस्तान में, तो आप ज़रूर पूछवाते हैं कि जी गांव क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कोई जानने वाला है। हमारे इलाके में भी यही होता है, हम देखते हैं कि जी कोई आगे पीछे हो, क्योंकि आप अपने घर में क्रिमिनल का अगर किसी पे शक भी हो ना, अपने घर में बेटी बच्चों के साथ आप उसको नहीं रखते। जब इस मुल्क में दो लोग, वो अब बेगुनाह है, गुनाहगार है, वो तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन जिन पे केस हो, जो अंडर ट्रायल हो, आप उनको कैसे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मान सकते? छोड़े कि वो बाप बेटा हैं, छोड़े वो पार्टी लीडर्स हैं, लेकिन ये बात एक जो हम जमहूरियत की बात करते हैं, एक हज़रत उमर की एम्पायर की बात करते हैं, या दुनिया में कहीं बात करते हैं, तो इंसान का सर ज़रा शर्म से नीचे हो जाता है कि हम इतने अंधे हो गए हैं ताकत की इस स्ट्रगल में कि हम भूल गए हैं कि इस मुल्क में 70% बंदा देहातों में रहता है, वो गरीब है। दूसरी बात, अगर आपको याद है कि अगेन हाशमी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जी लीडर वही है जो अवाम चूज़ करेगी, तो अवाम ने तो साफ कह दिया है कि हमने तो मियाँ साहब और जरदारी साहब जो एक दूसरे से नफरत करते थे, उनको तो हमने चूज़ नहीं किया था। तो कोalition 30% ऑफ वोट खान साहब को पड़ा था और 70% इन सब को मिला के। अगर वाकई ही इनको लगता था कि ये गवर्नमेंट महंगाई पे जा रही है और ये लोग चेंज करना चाह रहे थे, उनको तो अच्छी तरह से पता था कि हमारी IMF के साथ क्या टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट थी, और IMF का प्लान हम सस्पेंड कर चुके थे। क्योंकि जब रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ी और जब हमने सस्ता गल्ला और तेल लेने की कोशिश की, उससे अमेरिका के आकाओं ने हमें ना कर दिया, क्योंकि अमेरिका ज़्यादा ज़रूरी है, पाकिस्तानी वोटर तो ज़रूरी नहीं है। माज़रत के साथ मैं इसलिए तंज करी हूँ कि मेरा दिल जलता है इन चीज़ों पे। कल रात से जो कीमतें बढ़ी हैं, तेल की, गैस की, बिजली की, ये मैं सच बता सकती हूँ, अब ये लोग खाना भी नहीं खा पाएंगे, चाहे वो PTI का वोटर हो, नून का वोटर हो या पीपल का वोटर हो। इस वक्त लोगों की बात कर दी है। तीसरी बात हाशमी साहब ने की कि खान साहब पेशावर में छुपे हुए बैठे हैं। देखें, फेडरल गवर्नमेंट इनके पास है, हाशमी साहब तो बड़े वकील है, मैं तो छोटी सी वकील हूँ। अभी जाके रेड कर ले CM हाउस पे, कौन रोक सकता है? इंटीरियर मिनिस्टर को जाके पकड़ ले, खान साहब को केस बनाए, पकड़ ले। तो ये बच्चों वाली बात है, ये कोई सीरियस बात है नहीं। अब आपके सवाल पे मैं आती हूँ जी। खान जी, कल मैं पेशावर, अभी बल्कि पेशावर से वापस आई हूँ। कल खान साहब से हमारी लंबी तफसीली मुलाकात हुई है। हमने मार्च पे कुछ बातें हैं सीक्रेटिव जो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर खान साहब उस दिन, क्योंकि आपको पता है इन लोगों ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज वहां बुला ली थी, हमें बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन मिली उन लोगों से जो आजकल हाजिर सर्विस हैं, और उन्होंने बताया कि इन्होंने गेम ये खेली है कि PTI के वर्कर्स के जो टोपी होती है, जो ये हम दुपट्टे या जो भी स्कार्फ कहते हैं, उन लोगों को उन्होंने असला पकड़ाया हुआ है कि जैसे खान साहब डी चौक पहुंचेंगे, आप फौज पर फायर करेंगे, फौज रिटेलिएशन करेगी और फौज में आवाम में एक बांग्लादेश वाली सूरत हाल बन जाएगी। तो खान साहब ने अपने लोगों की खातिर वहां से वापस हुए। मैं तो रात 12 बजे से डी चौक में थी। ये तो बड़ी खौफनाक इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं आप। बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और याद रखिएगा दुआ बीबी, हम इस वक्त सब जब आपके टीवी शो पे बात करते हैं ना, खुदा को हाजिर नाजिर, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं 100 साल तक जिंदा रहूंगी। मैं कल भी अल्लाह के दरबार जा सकती हूँ और दरगोर मैं हो जाऊंगी। मैं वही बात करूंगी जो जिम्मेदारी से और सच से कहूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कन्फ्यूजन कोई नहीं है। और मैं आपको एक और एक्स्ट्रा इस पे बात बता दूं जो आपने नहीं पूछी, वो ये है कि अगर हम इस माशाल्लाह होनहार जो टीम है, बच्चों की, चाचाओं की, मामों की, अगर इनको रहने देना, इन्हें पाकिस्तान को दिवालिया करके देना है। पीटीआई का तो उसमें फायदा है, ये लोग 10 साल को इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। लेकिन इस वक्त हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसलिए मान रहे हैं कि जब ये कहते हैं कि इतने ये प्लूरलिस्टिक हैं, इतने पॉपुलर है, दुनिया को वापस चाहती है, मियाँ साहब जो लंदन में बैठे हैं वो भी आना चाहते, तो करें ना इलेक्शन। डर किस बात का? हमने हारना होगा तो हार जाएंगे। अभी इलेक्शन कमीशन के हाथ में, पुलिस इनके हाथ में, ये तो रेक भी कर सकते हैं अगर चाहे। डरते किस बात से हैं? चलें, आपने एक तो बड़ी जो इन्फॉर्मेशन शेयर की। निहाल हाशमी साहब, क्या ऐसा ही प्लान किया था जो अभी शानदाना साहिबा कह रही हैं? आपके ख्याल में कन्फ्यूजन क्यों है? और साथ ही जाहिर है आपने पहले भी उन पर बड़ा तशद्दुद किया, जो कि पीटीआई के लोग, अभी शानदाना साहिबा भी कह रही हैं, शेल बरसाए, वज़ीर दाखिला ने भी कोऑपरेट नहीं किया। एक आज़ादी जो है वो तो होनी चाहिए। अगर आप एक जमहूरियत में रहते हुए कोई मार्च कर चाहते हैं, कोई जलसा जुलूस निकाल, आपको भी ये आज़ादी मिली थी, आपने भी महंगाई मार्च किया था, इस तरह के हालात नहीं थे। और ये जो बड़ी खौफनाक इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की, वाकई आपने इस तरह की कोई बार्गेन की थी वहाँ पर कारकुनों के साथ? देखिए दुआ बीबी, एक तो मैं बैरिस्टर साहब की काबिलियत का एहतराम करता हूँ, मगर ये भी मैं समझता हूँ वो इसकी तायीद करेंगे कि ए पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट विदाउट कंक्लूडिंग। शानदाना साहबा भी कह रही हैं ये पॉलिटिकल, जैसे मैंने कहा एनसीए ने और नैब में जब ये केस चला तो इसमें कुछ नहीं। तो बार बार अगर ये बात करेंगे तो ये, क्योंकि वो वोट लेके आए, नॉमिनेटेड नहीं है और उनको पार्लियामेंट ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, वो ज़बरदस्ती तो नहीं आए इक़्तिदार में। एक कानूनी प्रोसेस है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसके तहत आए। और उस जिन लोगों ने वोट दिया, क्या वो अमेरिकन है, इंग्लिश है, अफगानी है, जापानी है, वो सारे लोग। अब बात तो ये होना चाहिए था कि खान साहब जो बार बार रियासत को धमकी देते हैं, अदालतों को कभी धमकी देते हैं, कभी तल्ले पिनते करते हैं, कभी कहते हैं कि आपको किसने रोका है? आर्टिकल 15 आपको अगर ये राइट देता है तो आप बिल्कुल एक्सरसाइज करें, बट आपकी वहीं तक आज़ादी है जहाँ तक दूसरे की आज़ादी सल्ब ना हो। अगर आप हमारे दारुल हुकूमत को आग लगाएंगे, अगर आप हमारे दारुल हुकूमत में हॉलीगेरिज्म करेंगे, अगर आप हमारे माजी में आकर के आपने टेलीविज़न स्टेशन पे हमला किया, आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला किया, आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, आपके सदर और इमरान साहब की ये वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने पीटीवी पे कब्जा कर लिया, तो ये कोई अमीर तैमूर का तो ये मैंने चंगेजी और हलाकू दार तो नहीं है कि आप आकर के कैपिटल को बिसीज कर लें। क्या ये न्यू दिल्ली है? क्या ये तेल अवीव है कि आप आकर के दुश्मन के शहर को बिसीज करके? लेकिन दुश्मन तो पीएमएल और पीटीआई भी नहीं है। मुल्क के मफाद में आप भी डायलॉग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मुज़ाकरात का रास्ता हो सकता है। डायलॉग किया शहबाज शरीफ साहब पहली तकरीर में कहते हैं एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन कि आए मिलकर इस मुल्क को बेहतरी के लिए, इसकी मैशत को बेहतर करने के लिए आए मिल करके हम मैशत की बात करें। बिलावल भुट्टो कहते हैं कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। अब बात सारी ये है कि ये सारी वो जो 3.5 साल इस मुल्क को फस्तायत देके गए, जो पार्लियामेंट को इन्होंने हवाला कर दिया, उसका जवाब कौन देगा? और ये जो फेडरेशन को वो बार बार धमकियां देते हैं, और ये 3.5 साल क्या करते रहे ये बताया जाए। हमने तो आटा 30 पे छोड़ा था, पेट्रोल हमने 70 पे छोड़ा था, हमने डॉलर पे 108। लेकिन अब आपका इम्तिहान है निहाल हाशमी साहब, अब आपका इम्तिहान है। जो जाहिर है जो हुकूमत होती है, सवाल फिर उसी से होता है कि वो अवाम क्या करें। मैं ब्रेक का बार बार कह रहे हैं, माजरत चाहती हूँ, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। निहाल हाशमी साहब, मैं चाहूँगी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। सवाल मैंने भी रखा था कि सवाल तो मौजूदा हुकूमत से ही होगा कि आपने क्या छोड़ के जा रहे हैं, लोगों को क्या रिलीफ दे रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, देखिए दुआ, हम लोगों ने ये तरजीह दी कि भले हमारी पार्टी को नुकसान हो जाए, हमारी लीडरशिप को नुकसान हो जाए, मगर मेरे मुल्क को नुकसान ना हो। खाई में अगर एक बार गिर गए तो फिर निकल नहीं सकेंगे। अगर आज उनके बोए हुए मईशत के वजह से थोड़ी सी चीज़ें बढ़ी है, आपको याद होगा 2013 में पेट्रोल 126 पे था, हम 60 पे लेके आ गए थे। तो इंशाल्लाह ताला आप उम्मीद रखें कि जैसी हालात ठीक है, पेट्रोल अपनी कीमतों पे आएगी। एक बात और मैं बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब
बाहर गए अदालतों में, मरियम नवाज जाती रही, शहबाज शरीफ आज भी जा रहे हैं, हमसे ज़्यादा कोई एहतराम नहीं करता अदालतों का। अदालतों का एहतराम हम पे फ़र्ज है, क्योंकि अदालत फ़र्ज नहीं, अदालत की बात कर रहा हूँ, तो हम एहतराम करते, तभी तो आज हम अदालतों के पास ही जा रहे हैं, उनकी बातें मान रहे हैं। तो ये भी एक बात ध्यान में रखें, इमरान खान नहीं कर रहा। आज इमरान खान पाकिस्तान को 3 टुकड़े करने की बात करता है। आज इमरान खान पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर खत्म हो जाएगी। आज उससे बात निहाल हाशमी साहब, मेरे पास अब वक्त कम है, मैं नवीद हुसैन साहब का भी टेक लेना चाह रही हूँ। नवीद साहब, आपको क्या लगता है, कंफ्यूजन है, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दे पा रहे, या कोई डायलॉग हो रहे हैं, कोई और स्टोरी है इसकी बैक पे? अच्छा दुआ, मैं सबसे पहले तो निहाल हाशमी साहब ने जो बातें कही हैं, मैं थोड़ा सा उस पर अपना व्यू देना चाहूँगा। निहाल हाशमी साहब ने कहा कि जी मुल्क दिवालिया हो रहा था, दैट वाज द रीज़न कि इन्होंने जो है वो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। अगर हम रिसेंट जो स्टेट बैंक की रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें हम देख रहे हैं कि 6% जो है GDP ग्रोथ उन्होंने दिखाई है, जो जिससे ये एटलीस्ट सामने नज़र आ रहा है कि मुल्क दिवालिया नहीं होने जा रहा था। हाँ, एक चीज़ थी, अगर महंगाई बिल्कुल जैसे शानदाना साहिबा ने कहा कि महंगाई थी तो उसका जो उसका खमियाजा था वो PTI को ही भुगतना पड़ता। वही अगर ये 1.5 साल मजीद इंतज़ार कर लेते और ये फिर दोबारा अवाम की अदालत में जाते तो फिर अवाम उठा के PTI को बाहर उठा के फेंक देती और फिर यही जो बाकी जमातें हैं और जो भी जिनको भी अवामी मैंडेट मिलता तो वो इक़्तिदार में आ जाते। तो ये तो एक बात क्लियर है कि जो चीज़ें, ये सारा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई इस एजम्पशन के ऊपर के मुल्क जो है दिवालिया हो रहा था, तो मेरे ख्याल में ये इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने जो 1.5-2 माह 3 माह तक रही, इसने हमारी मईशत को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। हम देखें कि डॉलर अगर वो 3.5 पौने 4 साल में डॉलर यहाँ तक पहुंचा, तो हम आगे देख रहे हैं कि वो तकरीबन 1.5 माह में वो डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो 10 बिलियन से नीचे आ गए। तो ऑब्वियसली अभी जो है वो जो बैंकरप्सी की सिचुएशन अभी बन रही है, उस वक्त तो 10 बिलियन से ऊपर ऑलमोस्ट 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए थे। तो ये कहना कि एज इफ ये कोलेशन जो थी ये एक मसाया के तौर पे सामने आई, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। जहाँ तक आपने इमरान खान साहब का सवाल किया है, तो इमरान खान साहब का मेरे ख्याल में वो मोमेंटम जो उन्होंने बिल्ड किया था अपने इक़्तिदार के छिन जाने के बाद, वो मोमेंटम मेरे ख्याल में ये जो हकीकी तब्दीली का जो इनकलाब था, जो मार्च उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, मेरे ख्याल में उस लॉन्ग मार्च को जितना एब्रप्टली कॉल ऑफ किया गया, उससे उनका अपना जो वर्कर है वो डिसइल्यूजन हुआ है। बिकॉज सुबह में अचानक से इमरान खान साहब ये फैसला करते हैं कि जी हमें वापस जाना चाहिए। वो आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नवीन साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।